हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। सो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो इंट्रोडक्शन था। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। उसमें से भी हमने दो तीन जो है लेक्चर्स लिए थे, और उसके बाद जो है हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में आज हम पढ़ेंगे कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये न्यू एसटीबी की बुक है, इंटर क्लास की केमिस्ट्री की। इसमें बताया गया है कि अ कायरल सेंटर इज़ फॉर्म्ड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कायरल सेंटर आपके पास बनता है ऐसे मॉलिक्यूल में। इसको मैं छोटा सा इसको निब को छोटा कर दूँ। अच्छा, व्हेन अ कार्बन एटम इज़ बाउंड टू फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, यानी कि ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ चार डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हों या ग्रुप्स अटैच्ड हों, तो उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। फिलहाल रीडिंग्स कर रहा हूँ मैं, वो समझते जाएं, उसके बाद जो है मैं आपको एग्जांपल्स देकर बातें क्लियर कर दूंगा। द कार्बन एटम ऑन विच दीज डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, अब वो कार्बन जिस पर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं या जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, इज़ कॉल्ड कायरल कार्बन। अब उसको कायरल कार्बन हम बोलते हैं। ठीक है, इसको कायरल कार्बन भी कहा जाता है, कर्ल कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, या कर्ल सेंटर या कायरल सेंटर, एंड द फिनोमेना इज नोन एज कायरलिटी। ठीक है, और उस फिनोमेना को हम नाम दे देंगे क्या, कायरलिटी का। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड, फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। ठीक। अच्छा, अब अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन हम उसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप। अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें तो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी देखो, ये अल्फा कार्बन है। तो अब इसके भी अलग अलग थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लो कि अल्फ़ा कार्बन इज़ दी कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद दी फंक्शनल ग्रुप। ठीक। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, जिसको स्टार भी दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यहाँ से इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये OH है। अब आपके पास ये एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा जो है मॉलिक्यूल है, जिसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ए कैटेगराइज करूँ बी, सी और डी के साथ, तो यहाँ पर देखो, इसके ए में भी डिफरेंट चीज़ लगी हुई है, बी में अलग चीज़ लगी हुई है, और सी में अलग चीज़ लगी हुई है, और डी में अलग चीज़ लगी हुई है। ए बी सी एंड डी ऑल आर दी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स। ए बी सी और डी सब जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो अटैच्ड हैं इसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसी वजह से ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो है अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हों, जो कि एक जैसे ना हो, इस ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कर्ल कार्बन। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अगर आपसे, यहाँ तो स्टार गिवन है, अगर स्टार ना गिवन हो, आपसे पूछा जाए इसमें से और इसमें से कि कौन सा कर्ल कार्बन है, सो यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर ये एक दूसरा एक एग्जांपल है। अच्छा, ये किसकी स्ट्रक्चर है? दिस इज लैक्टिक एसिड, दिस इज लैक्टिक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर है पहली, दिस इज अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड में यहाँ पर भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर मिथाइल, ये अमाइनो ग्रुप, और ये हाइड्रोजन। ये दोनों जो है, ये अपना मिथाइल ग्रुप है, ये सिंपली हाइड्रोजन है, और ये बाकी जो दो हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अच्छा, इस NH2 को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और अमीनो ग्रुप। एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको ठीक लगे वो आप बोल दो इसको। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, ये समझते जाएं अच्छे से, तो ये आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको बताया है कि लाइट इज कंपोज ऑफ वेव्स दैट वाइब्रेट इन मल्टीपल प्लेन्स। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लाइट जो है वो वेव्स की बनी हुई होती है। अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल जितना रिलेटेड है आपसे वो मैं बता रहा हूँ। लाइट वेव्स की बनी हुई होती है, और वो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट करती है। ठीक है।
जैसे कि अगर ये लाइट का बीम है या बीम ऑफ लाइट है, तो ये इस तरह से इसकी जो है वाइब्रेशंस को या प्लेन्स को शो किया जाता है कि ये सारे इन प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है। नीचे की एग्जांपल भी गिवन है, मैं वहाँ पे आपको समझाता हूँ। हाउएवर व्हेन दिस लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइजर, यानी कि अगर इस लाइट को हम किसी पोलराइजर में से गुजारें, देन waves are restricted to a single plane of vibration। तो ये जो लाइट है जो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट कर रही थी, इस प्लेन में भी कर रही थी, ठीक है, इस प्लेन में भी कर रही थी, इसमें भी और इसमें भी, ये जो है किसी भी एक प्लेन में फिर वाइब्रेट करेगी, ठीक। और इस दिस इज नाउ कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो अब ये जब पोलराइज में से गुजरी तो इसको हम बोलेंगे ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और नीचे आपको जो एग्जांपल्स गिवन है वो उसमें से समझाता हूँ। When a plane of polarized light is passed, अब जब इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हमने पास किया तो फिर क्या होगा, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऐसे ही हमने इसको सॉल्यूशन में से गुजारा दैट कंटेन कायरल कार्बन या कायरल कार्बन, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ये नीचे बना हुआ है, ये देखो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में ये डिफरेंट लाइट डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, इसमें 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 और इसमें। अब ये इसमें से पोलराइज इसमें से गुजरी। पोलराइजर बेसिकली जो है स्मॉल स्लिट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें से कोई चीज़ गुजरती है। अब ये गुजरी, सिंगल प्लेन पोलराइज लाइट बनी। अब ये जो है हम इस सॉल्यूशन में से गुजारेंगे। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वो सॉल्यूशन होगा जिसमें कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या था, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, ठीक है। अब उस कंपाउंड में से हम इसको गुजारेंगे। सपोज करो कि इसके अंदर ये जो है कोई सॉल्यूशन पड़ी हुई है। अब जब ये प्लेन पोलराइज लाइट ये जो बनी थी जब इसमें से गुजरेगी तो या तो ये, अब पहले स्ट्रेट थी ना, तो या तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी या ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी, यानी थोड़ा सा ये टिल्ट कर जाएगी, थोड़ा सा या तो ये राइट की तरफ टिल्ट कर जाए या तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर जाए। टिल्ट मतलब मूव करना, स्मॉल मूव करना। अब देखो, जब हम इसको एनालाइज करेंगे या इसको देखेंगे, अब यहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ये जो लाइट है ये थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी कि थोड़ी सी स्लाइटली मूव कर रही है, किससे, प्लेन पोलराइज लाइट से। अब इसको क्या कहेंगे, द लाइट इज इधर रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने आपको कहा यहाँ राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी। अगर ये लाइट की तरफ घुमा के इसको आओगे तो ये क्या बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा। अगर ये लाइट की तरफ राइट की तरफ घुमा के आओगे, लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, AC/W। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या राइट या लेफ्ट आप दोनों बोल सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन passes थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो कि आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो वो पास होने के बाद जो है वो रोटेट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और याद कर लो, जो भी आपके कायरल कार्बन्स वाले कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अच्छा, द डिवाइस यूज टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नोन एज पोलरीमीटर। तो ये बात याद कर लो MCQ के हिसाब से कि जो डिवाइस ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करती है उसको हम पोलरीमीटर बोलते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स उसके क्या हैं, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। इस पूरे सिस्टम को मिला के हम बोलते हैं पोलरीमीटर, ठीक। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझाता तो आपको वो बात समझ नहीं आती। अब हमने सिंपल करके इसको मैकेनिज्म को समझ लिया। अब हम जो है ये आइसोमेरिज्म वगैरह ठीक से कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है बाकी आइसोमेरिज्म से। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम स्ट्रक्चर। अब पहले क्या था, जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे थे उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थे, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा बट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैंने आपको कहा था ना कि इसमें क्या होगा, एक में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इधर चली जाएगी यानी कि टुवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज की तरफ, ठीक है, CW यानी कि क्लॉकवाइज।
और किस में जो है वो ये एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो है वो रोटेट कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट की तरफ। अच्छा, उसके बाद ये क्या होगा, लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, जब ये इस तरह से मूव करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स और एननशोमर्स। अच्छा, ये इन दोनों के अंदर मैं फ़र्क आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। पहले इसकी मैं पूरी रीडिंग कर दूँ। दी कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो हमने किए कि जो क्लॉकवाइज के अंदर जो है वो रोटेट हो गए, या जो कंपाउंड्स जो इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी आइसोमर्स। ठीक है, अब वो कंपाउंड्स जो इनको राइट की तरफ मूव कर दें तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इन आइसोमर्स को बोलेंगे हम डी आइसोमर्स। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो मीन्स टुवर्ड्स राइट, वाइल द कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो है जो कंपाउंड्स इनको लेफ्ट की तरफ यानी कि रोटेट कर दें, इनको हम बोलेंगे लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी। ठीक है, आर नोन एज लेबोरेटरी आर एल माइनस। अच्छा, इसको डी प्लस भी लिखा जाता है, डी प्लस और एल माइनस। दी टू ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एननशोमर्स। अब ये जो दो आपके पास देखो, अब ये एक एल अमाइनो एसिड है, दूसरी डी अमाइनो एसिड है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये राइट है और ये इसके सामने बिल्कुल राइट है। ये हाइड्रोजन है तो ये बिल्कुल हाइड्रोजन, ये अमाइन, ये सी ओ एच और सी ओ एच। अब एक डी है, एक जो है एल है, वो ये फ़र्क क्यों है, तो ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, ये जो डी वाला है ये इसको राइट की तरफ मूव करवाएगा, या ये जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, और ये लेफ्ट की तरफ करवाएगा। अच्छा, अब ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये है कि अगर मैं इस इमेज को, पहली बात कि एनांशियोमर क्या होता है, एनांशियोमर हम बोलते हैं, एनांशियोमर हम कहते हैं टू मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, टू मिरर इमेजेस जो कि हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स की मिलती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो उनको हम बोलेंगे एनांशियोमर्स। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये है कि अगर मैं किसी तरीके से इसको कॉपी करूँ यहाँ से, या इसको यहाँ से उठाकर, ठीक है, मूव करवाऊँ इसको यहाँ से इसके ऊपर, ये इसको मैंने इसके ऊपर रखा। अब देखो, जब मैं इसको उठा के यहाँ से इसके ऊपर रखूँगा ना, तो ये एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होंगे। अलाइन नहीं होंगे का मतलब क्या है कि मिलेंगे नहीं। जैसे कि अगर आप एक अपना हाथ जो है वो, अगर आप अपना जो है हाथ, हैंड, आप मिरर में देखोगे तो वो बिल्कुल दूसरे आपके हाथ के जैसा होगा। लेकिन जब दो अपने हाथ आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपकी फिंगर्स वाली साइड पे आपका जो है थंब आएगा, और थंब वाली साइड पे जो है वो फिंगर्स आएंगी। तो इस तरह से क्लैश हो जाएगा, या पिक्चर जो है कंप्लीट नहीं बनेगी, अलाइन नहीं होगी। यानी फिंगर के साथ जो है थंब मिल रहा है, थंब के साथ जो है फिंगर मिल रही। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है दोनों हाथों को मिलाकर आप बोलो कि ये जो है मिल गई, इस तरह से नहीं होता। मिरर इमेज इसको मिलाना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठाकर और यहाँ पर रखूँ तो ये अमाइन अमाइन के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये आर जो है ना, ये आर इसकी साइड चला जाएगा, ये आर आर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, और ये जो आर है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, और सी ओ इसके साथ मिला। लेकिन आपके पास जो कंप्लीट स्ट्रक्चर थी वो 100% एक दूसरे के साथ नहीं मिली। इसी टर्म को हम बोलते हैं कि सुपर इम्पोज नहीं हुई। सुपर इम्पोज यानी कि, अच्छा, अक्सर जो है आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है लोग वो अपने मोबाइल के कवर्स पर तस्वीरें बनाते हैं, तो ये जो तस्वीर मोबाइल के कवर पर बनती है ना, इसको भी हम बोलते हैं सुपर इम्पोज, यानी कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर मुकम्मल आना। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्लैश कर गए, यानी कि ये ठीक तरीके से नहीं मिली, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल आइसोमर्स। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आर दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगेन सेम बात, and connectivity of atoms but differ in spatial arrangement of atoms in three dimensional space।
अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये अराइज होता है अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से अराइज होता है? अरेंजमेंट की वजह से। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो था वो प्लेन पोलराइज लाइट को चेंज कर रहा था टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, जिसकी वजह से वो अराइज हो रहा था, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम था और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम था। इसमें भी हर चीज़ सेम है, लेकिन इसमें जो है अरेंजमेंट इन स्पेस जो है वो सबकी डिफरेंट होगी। अरेंजमेंट इन स्पेस जो है वो डिफरेंट होगी। स्पेस में अगर अरेंजमेंट चेंज करोगे तो आपके पास जो आइसोमेरिज्म की टाइप है वो चेंज हो जाएगी, और उसको हम नाम देंगे क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इनकी अलग से अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स का, एंड आर फाउंड इन बोथ कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अब ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनती है जिसमें अब ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनती है? अब यहाँ पर बताया गया दो डिफरेंट ग्रुप्स हों जो डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हुए हों। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। बोथ कंपाउंड्स हैव रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड। अब जब द डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर लगी हुई होंगी, ठीक है, तो ये जो है इनकी मूवमेंट वो अलाउ नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में जो है वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर इसको हम ज़बरदस्ती घुमाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा बीच में से, ठीक है। दिस इज़ बेसिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस एंड दूसरा होता है ट्रांस। इफ द सेम ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर्स, एंड वेयर इज इफ द सेम ग्रुप लाई ऑन द ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट डायरेक्शन इन द मॉलिक्यूल दिस इज रिफर्ड एज ट्रांस आइसोमर्स। तो अगर आपके पास यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक कंपाउंड है, बीच में ये डबल बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सेम साइड पे लगे हुए हैं और ये फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पर लगेंगे तो इसको हम बोलेंगे सिस, और अगर ये अपोजिट साइड पर लगेंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस का यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ थी, क्या लिखी थी मैंने जो आपको कहा कि मैं आगे समझाता हूँ। हाँ, दूसरी यहाँ पर इसने एक चीज़ बोली है कि टू डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। अब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, दूसरा हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो दो डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं। अच्छा, ये याद कर लो, इसको मैं घुमा कर यहाँ इसकी साइड पर यहाँ जो है मूव करवा कर ज़बरदस्ती इसको नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैं इसको इसे घुमाऊंगा तो ये जो है ना बीच से इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे कि हमें टीचर एग्जांपल देता था कि अगर आप जो है एक साइड पर इस तरह से एक स्टिक हो, वुडन स्टिक, ठीक है, इसको दीवार में आप फिक्स कर दो, यहाँ पर नेल लगा कर, नेल फिक्स कर दो। अब इसको घुमाओगे तो ये क्या करेगी? रोटेट करेगी इसके अराउंड। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर भी आपने नेल लगा दिया दोनों साइड में, तो जब आप इसको घुमाओगे तो अब ये घूमेगी नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा बीच में से, तभी ये जो स्ट्रक्चर घूम पाएगी। तो इस तरह से एग्जांपल देकर सर हमें समझाते थे ड्यूरिंग और एमडी के टाइम। तो ये था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसके साथ जो भी चीज़ें रिलेवेंट थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी आती रहेंगी। बायो के लिए भी मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी है। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हों कॉलेज में, ट्यूशन पे साथ पढ़ते हो, या जो भी जिनको भी प्रॉब्लम होती हो चीज़ें समझने में, बुक रीडिंग करने में, तो उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। बाकी किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, अगर किसी को लिंक ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा एम डी कैट विद BKS, तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होती है, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।